नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड की। पिछले साल ये लॉन्च हुआ था और ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। सेक्टर है इसका ऑटो सेक्टर, मतलब जितने भी हमारे व्हीकल निर्माता कंपनीज हैं वो इसके अंदर शामिल है। आज इसका रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि भैया इसका जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है, किस तरीके से इसके अंदर उतार चढ़ाव जो थे वो किस तरीके से हैं अभी की कंडीशन में। तकरीबन पिछले 15 महीने से इसकी जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है। इस फंड ने एक समय ऐसा था कि इन्वेस्टर को काफ़ी निराश किया था, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर इसके अंदर बना भी रहा, क्योंकि एसबीआई का फंड था, इसलिए लोगों का भरोसा भी इसके अंदर बना हुआ था। तो इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरीके का कंटेंट सबसे पहले मिलता है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एसपीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। जितनी और भी एएमसी हैं उनके भी ऑटोमोटिव फंड या ऑटो सेक्टर के फंड ऑलरेडी हैं। कुछ इंडेक्स फंड्स हैं, कुछ एक्टिव मैनेज फंड्स हैं, लेकिन एसबीआई का ये इकलौता फंड है। तो इस फंड की मैं बात करूं तो इसको किसी भी तरीके की रैंकिंग अभी तक नहीं दी है किसी भी एजेंसी ने। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है। तो जहां पर इक्विटी तो होता है, अगर किसी भी फंड के अंदर इक्विटी बिल्कुल भी है, कितने भी फीसदी है, तो वहां पर रिस्क ना वेरी हाई ही आपको मिलेगा। दूसरी बात, एक साल का सीएजीआर आप देख लीजिए, वो है 23%, 23%। तो देखने का मतलब ये है कि पिछले एक साल के अंदर इसने ग्रोथ जो है दिखाई है, ये देखने वाली बात है। अब एनएवी देखिए आप, एनएवी इसका 11 रुपए 78 पैसे। लॉन्च कब हुआ था, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की। उसके बाद मैं आपको इसकी जो पूरी की पूरी जो चैन है, जो कहानी है, वो समझाऊंगा। तो आपको पूरा का पूरा इस फंड के अंदर एक भी चीज छूटेगी नहीं। तो जब एनएफओ आया था ना, तो देखो इसके अंदर ना लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था। और ये देखिए आप, ये आया था 7 जून 2024 को, और 7 जून 2024 के अंदर मार्केट अच्छी खासी दौड़ रही थी, बुल रन में थी। और उस समय मेरे को अच्छे से पता है, एसबीआई का कोई भी फंड आता था उसके अंदर अच्छा खासा एयूएम आ जाया करता था, कोई भी नया एनएफओ आता था। तो ये भी उसी दौरान आया था। तो अब हो ही रहा था कि जिस दौरान ये आया तो इसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन एक प्रॉब्लम ये चल रही थी, क्योंकि एक सेक्टर बेस्ड फंड था। ऑटो सेक्टर के अंदर कुछ ना प्रॉब्लम चल तो रही थी, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि ऑटो सेक्टर के अंदर भैया प्रॉब्लम आई, काफी ज्यादा डिक्लाइन आया, फिर मार्केट के अंदर डिक्लाइन आई। तो फंड जो था 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, 10 रुपए से नीचे आ गया काफी, और मेरे ख्याल से 8.5 रुपए 8 रुपए पे भी ये ट्रेड कर रहा था, बहुत नीचे आ गया था। और आप समझ लो फंड की जो हालत थी ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद हुआ ये कि जीएसटी 2.0, जब मोदी साहब ने हमारे 22 अक्टूबर की बात है, 22 सितंबर की बात है शायद, जब जीएसटी के जो रेट्स थे वो कम करे, कारें सस्ती हुई, उसके बाद से हुआ क्या कि भाई ऑटो सेक्टर के अंदर एकदम से रफ्तार देखने को मिली। और उसके बाद ये फंड दोबारा से ग्रोथ देखने को मिली इस फंड के अंदर। नहीं तो आप समझ लो फंड के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। कोई सा भी ऑटो सेक्टर का फंड उठा लो, आप स्टॉक्स उठा लो, ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही थी। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, बेंचमार्क है इसका निफ्टी ऑटो टीआरआई, ओपन एंडेड स्कीम है, और एक्सपेंसिव रेशियो इसका है 0.83%। ये है भैया इसका एक्सपेंसिव रेशियो। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक तकरीबन 11% के आसपास इसका जो है रिटर्न सीएजीआर निकल कर आया है। और इसके अंदर जो एयूएम है वो है 5,380 करोड़ रुपए, 5300 करोड़ के आसपास है। 5,000 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर चालू हो जाती है। किसी भी तरीके का लॉकिंग पीरियड नहीं है, और एग्जिट नोटिस का 1% 30 दिन से पहले, 30 दिन के बाद 0 है। ये इसका पूरा का पूरा आप समझ लीजिए ताना बाना है इस फंड का। अब इस फंड के अगर मैं कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ ना, तो देखो उसको मैं वीडियो के एंड में आपको बात करूंगा, वो डिस्कस करेंगे हम कंक्लूजन में। तो उससे पहले इसके जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर हम डाल लेते हैं। देखो भाई, एक साल का जो सीएजीआर है वो आपके सामने है, 23% से ऊपर है।
तो आप देखो 1 साल में इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद 6 महीने में 18% से ऊपर है और 3 महीने में ये करीबन-करीबन आप मान लीजिए 8% से ऊपर के आस-पास है और 1 महीने में भी 4% से ऊपर है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो सब कुछ ठीक मतलब पिछले 1 साल से देखेंगे हम तो ठीक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है इस फंड को लेकर। और एक टाइम ऐसा भी था कि जब इसके अंदर आप देखो एक क्वार्टर था, कौन-सा क्वार्टर? ये 7 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2024 ये वाला। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये क्वार्टर ये 26 सितंबर 2024 वाला जो क्वार्टर है, ये इसका सबसे बुरा दौर निकला था। आप देखो 17% से ऊपर माइनस चला था ये, सबसे बुरा। मैंने कहा था ना बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया था, वही कंडीशन थी ये। तो अभी तो देखो आप तो रिटर्न्स वगैरह जो है ये ठीक-ठाक निकाल रहा है। 1 साल में अगर इसकी रैंकिंग आप देखेंगे डेटा के हिसाब से, तो 5वें नंबर पे इसकी रैंकिंग चल रही है, 1 साल के डेटा के हिसाब से। अब इसका जो पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर थोड़ी-सी हम नज़र डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो तो भाई देखो ऑटो सेक्टर का है ये, एक्टिव मैनेज फंड है, तो इसके अंदर जितना भी आपको हिस्सेदारी ज़्यादा मिलेगी, वो ऑटो सेक्टर की मिलेगी। या फिर ऐसी जो सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर ऑटो से रिलेटेड कुछ पार्ट्स बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो उसी की हिस्सेदारी मिलने वाली है। आप देखिए, इसके अंदर 29 स्टॉक्स हैं। जो जायंट कंपनीज है, जो लार्ज कैप है, उनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। मिड कैप की 35% है और स्मॉल कैप की करीबन 12.25% है। सेक्टर्स देखिए इसके अंदर 3 ही सेक्टर्स हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो मान लीजिए आप ये 86% के आसपास और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 8% है और मटेरियल करीबन 4.5% है। ये 3 सेक्टर्स हैं बस। और इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, सारी की सारी जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स वगैरह है वही मिलेंगे। अब भाई ये तो हो गया इस फंड के बारे में। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या है। देखिए कंक्लूजन ये है कि फंड कोई सा भी हो, अगर वो सेक्टर बेस्ड फंड है तो भाई उसके अंदर रिस्क जो है वेरी हाई से भी वेरी हाई हो जाता है, क्योंकि ये इक्विटी है, इसके अंदर रिस्क वेरी हाई है। लेकिन वो सेक्टर बेस्ड है तो उसका जो रिस्क होता है ना वो और बढ़ जाता है। रीजन भैया जी, अगर सेक्टर में क्रैश आया, सेक्टर में डाउन आया, तो पूरा जो फंड है वो बैठ जाता है। ऐसा होता है कि बाकी जो फंड्स होते हैं वो तो तब डाउन जाते हैं जब मार्केट के अंदर पूरा क्रैश आता है, तो सारे के सारे जो फंड्स होते हैं सारे डाउन हो जाते हैं। लेकिन सेक्टर बेस्ड फंड में होता ये है कि अगर उस पार्टिकुलर सेक्टर में डाउन आया तो वो पूरा सेक्टर डाउन हो जाता है और वो 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कब रिकवरी करेगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। जैसे एनर्जी सेक्टर आप देख लो, आपके सामने है, कब से डाउन चल रहा है, पर आप समझ लो अप ही नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर डाउन हो जाता है। ऑटो सेक्टर के अंदर भी बहुत समय से परेशानी आ रही थी। अब बात करें पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव साइड भी यही है कि भाई अगर आपको सेक्टर की अच्छे से पहचान है तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो भी सेक्टर बेस्ड फंड ही बढ़ता है, क्योंकि पता नहीं है कब तक उसमें ग्रोथ आ जाए और गवर्नमेंट की नीतियां चेंज हो जाए, कुछ और चेंज हो जाए और एकदम से उसमें ग्रोथ आ जाए। तो भैया ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करूँ उससे पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, चेक कराना है, क्रिएट कराना है, करा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।